everyone, welcome back to Train Your Brain. All the very best. Tomorrow is the Business Studies Term 1 Board Examination और इसके लिए कुछ जल्दी हम टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं जो टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास रैंडम आए हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उनके आंसर्स क्या और क्यों वो होने चाहिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। कुछ टॉपिक्स लेते चल रहे हैं, मेरे साथ इन्हें अभी भी अपने साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको इन डेप्थ मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया हुआ है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हो। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस पे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। जो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है यूजुअली हम उन्हें मिस आउट कर जाते हैं, उस पर भी क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ना है। देयर इज नो अदर वे दैट यू हैव टू स्कोर द बेस्ट मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज। आप सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ लो, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आप इसमें देखो नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात आती है, आर्ट साइंस और प्रोफेशन की हम बात करते हैं, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उस पर क्वेश्चंस थोड़े से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। साथ में एक और जो टॉपिक इसमें बहुत ज़्यादा आता है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो, इस स्टेटमेंट को भी मैनेजमेंट हाईलाइट करता है। जैसे आपने देखा होगा एक इसमें स्टेटमेंट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो ग्रुप गोल्स का मतलब ही है कि जब ग्रुप में काम हो रहा है, मिलके लोग काम कर रहे हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट आपको केस स्टडी ऐसा दिखे जिसमें ग्रुप का वर्ड का रेफरेंस आ रहा है कि मिलके लोग काम कर रहे हैं, या कोई और टर्म ऐसा आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि कॉस्ट को मिनिमम कर रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है दैट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। इसी तरह से अगर वो बताते हैं कि जो भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो उससे फर्म का जो बाहर का एनवायरनमेंट हो वो बेटर हो रहा है, जो सोसाइटी में लोग हैं उनको जॉब्स मिल रही हैं, तो ये है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो आपको इस तरह से कीवर्ड समझने हैं, आपको हर स्टेटमेंट का हर जो पॉइंट आपको दिया हुआ है उसकी कीवर्ड्स आपको एनालाइज करने हैं, जिससे कि आप उसका मेन जो उसने आपको पॉइंट्स दिए हों, जो आपको हेडिंग्स दी हों, उनसे आप उसे रिलेट कर सको। चैप्टर 1 कंपैरेटिवली इजी है, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव्स पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल, सोशल और इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में जो तीनों है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, उन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब जो सेकंड टॉपिक है जिसपे बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत टाइम से आप पढ़ भी रहे हैं बट स्टिल वी गेट कंफ्यूज, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। द वेरी बेसिक चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यू शुड नो दैट वेयर वॉज हेनरी फ्योल, F.W. टेलर बॉर्न, विच वॉज द बुक देव रिटन, कौन सी ईयर में बुक आई थी, ये सारी चीज़ें जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। साथ में हेनरी फ्योल और टेलर की जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं वो आपको शॉर्ट में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये टेलर की कौन सी प्रिंसिपल है या हेनरी फ्योल की इसमें कौन सी प्रिंसिपल का बात हो रही है। ज़्यादा बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है लोगों को, इनफैक्ट एस्पिरेट डी कॉर्प्स में भी बहुत बार आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ साथ जो दिक्कत करता है, अगर हम टेलर की तरफ से बात करें तो टेलर की तो तीनों चारों जो प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़ी सी टफ है, हम उनको और दोबारा से एक बार बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए डिसिप्लिन में क्या आपको देखना है। डिसिप्लिन के लिए क्वेश्चन में आपको क्या चीजें देखनी है। डिसिप्लिन का अगर वो क्वेश्चन होगा, केस स्टडी होगी, तो उसमें सबसे पहली चीज जो दी होगी कि उसमें ये होगा कि जो मैनेजर है और जो वर्कर है दोनों ने कुछ प्रोमिसेस करे हैं, ईदर दे आर फॉलोइंग दोज प्रोमिसेस और दे आर नॉट फॉलोइंग, या ऐसा कुछ हो सकता है कि वो जो उन्हें प्रॉमिस किया था उस तरह से वो काम नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा लेथार्जिक हो गए, लेजी हो गए अपने एंड पे, तो ये भी डिसिप्लिन को दिखाता है। साथ साथ अगर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको नहीं फॉलो किया जा रहा तो ये भी डिसिप्लिन को दिखा रहा है। तो ये तीनों चारों पॉइंट्स आपके इसमें आ सकते हैं। एस्पिरेट डी कॉर्प्स के लिए बच्चे एस्पिरेट डी कॉर्प्स और इनिशिएटिव में थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं। एस्पिरेट डी कॉर्प्स के लिए बच्चों आप ध्यान रखना है, एस्पिरेट डी कॉर्प्स का मतलब है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मिलके काम करेंगे तो गोल अचीव होगा। ठीक है, तो जैसे हम कह रहे हैं कि अगर 10-12 लोग हैं उसमें से एक पर्सन जो है काम नहीं कर पा रहा, किसी वजह से नहीं आ पा रहा है, तो बाकी लोगों ने मिलके उसका काम भी पूरा कर लिया, दिस इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जबकि इनिशिएटिव का मतलब है कि जो भी ग्रुप है उसमें जो भी लोग हैं वो खुद से उस काम को करें, वो इनकरेज हो, उनने जो भी एफर्ट्स करे हैं उसको उसका मैनेजर जो है वो उसे प्रमोट करे, उसको अप्रिशिएट करे। ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों ही सबऑर्डिनेट से रिलेट कर रहे हैं बट दोनों में ही थोड़ा डिफरेंस है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अब आगे देखो, जब हम बात करते हैं एक और प्रिंसिपल, मैं आपको इधर टेलर की प्रिंसिपल्स के बारे में बताना चाह रही थी। सबसे पहले आता है इसमें साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, केस स्टडी में देखना है। इसमें केस स्टडी में क्या दिया होगा कि कुछ साइंटिफिक मेथड्स बताए होंगे कि हम पहले ऑब्जर्वेशंस वगैरह करते थे, उसके बाद हमने इंक्वायरी के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करी, तो इससे हमें जल्दी हमारे जो मार्केट रिसर्च थे वो सारे डेटा जो है क्लियर हो गए। तो आप समझ जाना यहाँ पे साइंस की बात हो रही है, ऑब्जर्वेशन आए, एक्सपेरिमेंटेशन आए, इस तरह के अगर वर्ड्स आ रहे हैं दिस मीन्स साइंस नॉट रूल ऑफ थंब वाली प्रिंसिपल की बात हो रही है। इसके बाद अगेन यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स जो बहुत ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है। देखिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो प्रिंसिपल है वो ये कहती है, टेलर ने ये बोला था कि जो वर्कर और मैनेजमेंट है, ये जो दो ग्रुप्स हैं, इन दोनों के बीच में हार्मनी हो, मतलब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े जो है वो कम से कम होने चाहिए। और ये आप कैसे कर सकते हो, जब आपके बीच में मेंटल रेवोल्यूशन हो। अगेन मेंटल रेवोल्यूशन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी
और किसके बीच में, कंपटीशन से कॉपरेशन आ जाना चाहिए, किन दोनों के बीच में, अगेन वही मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेंटल एवोल्यूशन किस में आ रहा है, दैट इज इन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। साथ साथ इसमें एक और चीज भी आती है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हम कहते हैं कि बोथ शुड रियलाइज कि दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आपकी कोशिश ऐसी होनी चाहिए वर्कर की कि वो जो भी काम कर रहा है उससे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और प्रॉफिट्स अगर बढ़ते हैं तो वो आप अपने वर्कर्स को एज सैलरी या इंक्रीज इन इंसेंटिव्स करके आपको अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर भी करने हैं। इसी से रिलेटेड जो दूसरी प्रिंसिपल उन्होंने दी थी, दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आप इसमें ध्यान रखना, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये भी पूछा जा सकता है कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की कौन सा एक्सटेंशन है, दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब इसमें भी यही बोला है कि दोनों वर्कर्स और मैनेजमेंट को एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे की केयर करनी, इंपॉर्टेंस को समझना है। साथ साथ यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई वर्कर कोई अच्छा सजेशन दे रहा है तो आपको उसे रिवॉर्ड करना चाहिए, आपको उसे एटलीस्ट आपको उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए वो कौन है, उसको जरूर आप रिवॉर्ड करें, उसके सजेशंस अगर फ्रूटफुल रहते हैं तो आपको उसको रिवॉर्ड करना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे दोनों ही जो पॉइंट्स है ऑलमोस्ट रिलेटेड हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले वाले में हमें प्रॉफिट्स और गेन्स को भी शेयर करना है, और दूसरे वाले में कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म में वी आर सेइंग कि अगर कुछ वो अच्छा सजेशन देता है तो आपको उसको रिवॉर्ड करना चाहिए। प्लीज रिमेंबर, मेंटल एवोल्यूशन इज इन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इसी चैप्टर में आप आगे चलोगे तो आप इसमें देखोगे सिग्निफिकेंस आती है प्रिंसिपल्स की और फीचर्स आते हैं। अगेन इन दोनों पे भी क्वेश्चंस आने की पूरे चांसेस हैं, आपको इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। कोई भी पॉइंट आप चाहें तो आप प्लीज इसमें मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू। इफ नॉट, वीडियो अगर पॉसिबल नहीं होगा तो मैं आपको इसमें आंसर करने की कोशिश करूंगी। और आप इसमें देखो, जब हम इस चैप्टर से भी आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। अगेन इट इज नॉट अ वेरी टफ चैप्टर। इसमें जो आपको चीजें समझनी है दैट इज दोज 5 एनवायरमेंट्स। 5 एनवायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी खासतौर से जो दिक्कत आती है दैट इज बिटवीन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसमें लोगों को दिक्कत आती है। लीगल आप समझ चुके हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक्ट से रिलेटेड है, जो लॉ से रिलेटेड आ रहा है वो लीगल में जाएगा, जो कोई नया इन्वेंशन हुआ है वो टेक्नोलॉजिकल में जाएगा डेफिनेटली, जो सोशल कस्टम ट्रेडिशंस है वो सोशल में जा रहा है। तो जो दो कंफ्यूज करें दैट इज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यहाँ पे मैं आपको इसका की बता रही हूँ कि अगर आपको कोई चीज समझ में लग रहा है कि पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा, कोई गवर्नमेंट का नाम दिया होगा, गवर्नमेंट का क्या आउटलुक है उस पर बात आ रही होगी, किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, वहां पे वो चीज गवर्नमेंट की होगी, इनफैक्ट गवर्नमेंट के नाम दिए होंगे, कौन सी गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस करे, इस तरह से होगा। अगर सिर्फ इकोनॉमिक की बात हो रही है, इकोनॉमिक टर्म्स की बात को यूज करे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, कोई डेट की बात हो रही है, नेशनल इनकम बता रहे हैं कितनी है, इस तरह की टर्मिनोलॉजी को यूज करा जा रहा है जो खासतौर से इकोनॉमिक के टर्म्स हैं, तो समझ आइए ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हाईलाइट कर रहा है। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको ध्यान रखना है। इसके भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बहुत सारे पॉसिबल हैं, एक दो क्वेश्चंस मैं आपके साथ इस पर भी डिस्कस करूंगी। सकते हैं मैं आपको ये एक बार डिक्टेट भी कर रही हूँ। Just after declaration of Lok Sabha election 2014 results, the Bombay Stock Exchange price index rose by 1000 points in a day. Identify the environment factor which led to this राइज गिविंग रीजन। तो यहाँ पे एक जनरली ये क्वेश्चन है, मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे पुट करी है। स्टेटमेंट में आप देखो दोनों चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आया उससे आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर भी चेंज आया। तो आप यहाँ पे देखो जो गवर्नमेंट का, लोकसभा का ये बता रहे हैं रिजल्ट का, वो हो गया पॉलिटिकल, और यहाँ पे जिस उसकी वजह से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे चेंज आ रहा है वो हो गया आपका इकोनॉमिक। तो इस तरह से आपको जो टर्म्स हैं उनको एकदम क्लियर रखना है। अगेन एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोल्यूशन, आपको उसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का है। ऑर्गेनाइजिंग में जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं दैट इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में कंफ्यूज होते हैं। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर देखिए, फंक्शनल इज एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, और यहाँ पे जो सबसे अच्छा फायदा जो हमें यहाँ पे रहता है कि जो पूरा आपका डिपार्टमेंट है उस पर पूरा आपका अटेंशन रहता है। एक हेड है एक डिपार्टमेंट का, और वो जो हेड है वो पूरी तरह से अपने डिपार्टमेंट में फोकस कर रहा है। इसका भी वीडियो आपको ट्रेन योर ब्रेन पे पहले मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। और इसमें आप देखो इस फंक्शनल में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेशन है, कॉस्ट है, इस तरह के इसमें पॉइंट्स हैं, उनको आपको स्टडी करना है। दूसरा इसमें जो डिसएडवांटेज है उस पर क्वेश्चन आने के जो मुझे प्रोबेबल लग रहा है कि उस पर ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि आता है कि इसमें फंक्शनल एम्पायर्स। फंक्शनल एम्पायर्स का मतलब ये है कि हर जो ओनर है, हर जो डिपार्टमेंटल हेड है, वो या जो फंक्शनल हेड है, ही इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हिज ओन फंक्शन। वो सिर्फ उतने पे ही सीमित है, वो सिर्फ उतने पे ही फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे एक ये जो डिसएडवांटेज है वो फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है उसको आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है। जो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो नॉट नेसेसरी कि हम उसे हायर पोस्ट दे सकते हैं, बिकॉज उसको सिर्फ एक डिपार्टमेंट के काम ही अच्छे तरह से करने आते हैं। तो इस तरह की जो अगर कोई केस स्टडी आपको दिखे तो ये समझ जाइए फंक्शनल का है। मोरोवर इसमें एक और क्वेश्चन आता है दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू कितने मैक्सिमम लोगों को, सबऑर्डिनेट्स को आप एक मैनेजर अपने अंडर अच्छी तरह से काम करवा सकता है, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।
डिविजनल स्ट्रक्चर प्लीज अंडरस्टैंड, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको इसको अच्छी तरह से समझना है। अब जो मैं आपको बता रही थी डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन इज जब आप 1 to 1 करा रहे हो, मतलब आप अपने काम को अपने सबॉर्डिनेट को दे रहे हो, इमीडिएट सबॉर्डिनेट को, प्लीज रिमेंबर इमीडिएट सबॉर्डिनेट को आप अपने जो आपके डेली रूटीन के वर्क हैं वो उसको दे रहे हो, सो दैट यू कैन फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट वर्क। डिसेंट्रलाइजेशन ऑन द अदर हैंड इज टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पूरे लेवल का काम आप जो आपके लेवल पे जो आपको लग रहा है कि ये काम आपका सबॉर्डिनेट्स अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आप उनको दे रहे हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज 1 to many, whereas delegation is 1 to 1 कंसेप्ट। अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में थोड़ा सा आप समझ लो, एक तरह से डेलीगेशन क्या हुआ कि पूरी अथॉरिटी जो है वो अभी भी सीनियर की है, आपने काम दूसरे को दे दिया, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में पूरा अथॉरिटी भी आप दूसरे को ट्रांसफर कर दे रहे हो। आप उन्हें तब दे रहे हो जब आपको लगता है कि इनका जो मैनेजमेंट स्किल है वो अच्छी है, तब आप उन्हें वो काम करने को पूरी तरह से देते हो, प्लस आपका ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करा है, देन यू गो फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसमें एक और चीज आ सकती है कि जो डेलीगेशन है उससे ज्यादा किसका फायदा हो रहा है, एम्प्लॉय का फायदा हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय को काम मिल रहा है। मान लीजिए मेरा जो मैनेजर है वो मुझे अपने ज्यादातर काम मुझे दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मेरा डेवलपमेंट होगा, मेरा मोटिवेशन स्किल बढ़ेगा। तो 1 पर्सन का बेनिफिट इज डेलीगेशन, और जब आप देखो ग्रुप में लोगों का फायदा हो रहा है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हो। मोरओवर डेलीगेशन जो है वो कंपलसरी है। कंपलसरी क्यों है, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने सारा काम खुद से अच्छी तरह से नहीं कर सकता, सो ही हैज टू पास ऑन हिज वर्क टू समबडी एल्स। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो आपकी इस तरह का काम है जो कि ऑप्शनल है। आपको लगता है कि आपके लोअर लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन अगर बढ़ रहा है तो आपको औरों को काम देना है, तब आपको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव करना चाहिए। नेक्स्ट जो है प्लानिंग चैप्टर है। प्लानिंग पे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, यूजुअली हर बच्चे को चैप्टर आता है, इस पे हम और ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। आप प्लानिंग को पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं वहां पे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर दूंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट को बाय हार्ट करना है। प्लीज अंडरस्टैंड मार्केटिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। हमारी जो कंसेप्ट्स हैं, फिलोसफीज हैं, उन पे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। जो प्रमोशनल स्कीम्स हैं उस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, वहाँ पे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ हैं। मार्केटिंग के फंक्शंस हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है, जो फीचर्स है, वहाँ पे क्वेश्चंस हैं। ब्रांडिंग और ये सारा जो लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं, ये सारे में ही अपने में पूरे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बस शॉर्ट नटशेल में बता रही हूँ। मार्केटिंग की बात करते हैं। मार्केटिंग क्या है, सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। और कैसे, जिससे कि ऑफरिंग क्रिएट होती है, एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है। कस्टमर अपनी वैल्यू के हिसाब से, अगर उसे उस प्रोडक्ट में वैल्यू मिल रहा है तभी वो उसे खरीदेगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन पॉसिबल है। बेनिफिट हैज टू बी मोर देन द कॉस्ट। आप तभी कोई चीज परचेज करो व्हेन योर द बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग इज मोर देन द कॉस्ट। इस पे आपको ध्यान रखना। साथ साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें भी आपको देखना है कि टारगेट मार्केट, गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग कस्टमर्स एंड क्रिएटिंग, डिलीवरिंग, कम्युनिकेटिंग। दैट मीन्स ये तीनों ही चीजें जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन के पार्ट्स हैं। इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। और साथ साथ आप देखो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैंने देखा है स्टूडेंट्स दे पैनिक, इसमें भी उन्हें डर लगता है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन होगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको जो असर्शन दिया है, जो स्टेटमेंट दी है, असर्शन जो है उसको आप रीड करो, समझो ये स्टेटमेंट क्या ये सही है। अगर ये सही है तो इसका जो रीजन दिया है वो इससे रिलेट हो रहा है या नहीं। इफ द रीजन इज परफेक्ट तो नेचुरली दोनों स्टेटमेंट ए एंड आर करेक्ट वाला आएगा। अगर आपको लग रहा है जो स्टेटमेंट है वो गलत है तो नेचुरली आपको स्टेटमेंट आप कह दोगे ए इज रॉन्ग एंड आर आपको देखना है रीजन उसका सही है या नहीं। तो अगर आपने बुक को पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी में बार बार आपको बता रही हूँ, अगर आपने वो पढ़ी हुई है, आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको असर्शन रीजन भी इजीली आप उन्हें क्रैक कर लोगे। इसी में आप आगे देखो जो कंसेप्ट्स आते हैं, फिलॉसफी है, जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है, सेलिंग कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग है, ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं इनको आपको अच्छी तरह से समझना है। सेलिंग कंसेप्ट का फोकस किस पे है कि जो भी सामान है उसको हमें बस स्टॉक को निकालना है। ऐसा कुछ केस मिले जिसमें सेलिंग का बात आ रही है कि हमें चीज़ों को निकालना है, सामान को हटाना है, तो समझ आना सेलिंग कंसेप्ट। इनोवेशन, फीचर्स के एडिशन हो रहा है, दैट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट। आपने लार्ज स्केल पे बनाया जिससे कि कॉस्ट आपकी कम हो जाए, दिस इज प्रोडक्शन कंसेप्ट। ओके, मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होगा कि कस्टमर की वैल्यू जो है वो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ता रहे, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ सोसाइटी का भी बेनिफिट हो रहा है, तो दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग। आगे आप देख लेना एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग जो है, इन सब पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको प्लीज अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लीजिए, उन पे क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आएंगे। एंड नाउ वी कम टू द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली।
एक क्वेश्चन था कि जो जॉब्स हैं वो हम क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से रिजर्व्ड हो गई। तो अगर कुछ जॉब्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं तो आप देखिए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड लिखा है, सो दिस विल बी लीगल एनवायरनमेंट। एक और क्वेश्चन आया जिसमें एक बच्चे ने, एक ने मुझसे पूछा कि जो पर्सन है, जो वर्कर है, वो डायरेक्टली सीईओ से बात कर सकता है, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो ऐसे में क्या वो बात कर सकता है। तो आप देखो इमरजेंसी का जो पॉसिबिलिटी है दैट इज गैंग प्लैंक इज ओनली फॉर पीपल एट द सेम लेवल। सेम लेवल पे अगर दोनों पर्सन हैं तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी वन पर्सन टू दी अदर लेवल, एकदम ऐसे डायगोनल आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते इवन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। गैंग प्लैंक इज ओनली सपोर्टिंग एट टाइम्स ऑफ इमरजेंसी एट द सेम लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें एक आया है कि जो डिसिप्लिन प्रिंसिपल है उस पर क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कोई मैनेजर है वो प्रॉपर्ली रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं डिस्क्लोज कर रहा है, वर्कर्स प्रॉपर्ली काम नहीं करे, तो यहाँ पे डिसिप्लिन प्रिंसिपल जो है वो अवॉइड हो रही है। एक और क्वेश्चन उसमें बहुत ही सिंपल, आजकल की नेचुरली कोविड टाइम ये रहा था तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन केस स्टडीज वैसे बन के आ सकती हैं। तो आपको क्वेश्चन में प्लीज ये जरूर देखिए कि पूछा क्या है। ठीक है, उस क्वेश्चन में ये दिया है कि एक जो ग्रुप है उन्होंने एक ऐप बनाया है, उस ऐप के लिए उन्होंने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करे, उसके बाद उन्होंने उसे एग्जीक्यूट करा, तो ये कौन सा स्टेप नेक्स्ट इसमें आएगा। तो आप ये देखो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि विच इज द नेक्स्ट स्टेप, ये नहीं पूछा कि हमने कौन सा फॉलो करा। तो आपको हो सकता है टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आता हो बट आप बहुत जल्दी में क्या होता है गलत मार्क करते हैं, एंड एट टाइम्स व्हेन वी मार्क इट वेरी बैडली, तो वहाँ पे ओएमआर आपकी खराब भी हो सकती है और हो सकता है जो चेक कर रहा है उसको भी दिक्कत आए। तो आपको ऐसे में क्या करना है, बहुत क्लियरली आपको, यू आर गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, यू हैव टू गो थ्रू द पेपर। प्लीज सी, आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से समझना है, उसको पढ़ना है, और आप देखो इसमें पूछा क्या है। आर दे आस्किंग यू कि दिस पॉइंट विच दे हैव मेंशन इन द केस, आर दे आस्किंग यू वो पॉइंट आप बताओ, या क्या इससे पहले होगा, या क्या इसके बाद होगा, क्या इसके दो बाद आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो all the very best, and I hope you all do very well, you all get the best marks which is good for you, and stay good, study hard, all the best, take care, bye.